हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एडुकेशियस में आपका स्वागत है। ईपीएफओ और एएलसी एलईओ के जो एग्जाम्स यूपीएससी अभी लेने जा रही है, ईपीएफओ का 2 जुलाई को एपीएफसी का एग्जाम होगा और एनफोर्समेंट ऑफिसर का एग्जाम होगा। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेबर लॉज। तो आज हम हमारी जो इंडिया फर्स्ट लाइव वीडियो टेस्ट सीरीज है, जिसके अंदर हम लाइव डिस्कशन करते हैं क्वेश्चंस का, उनकी एक्सप्लेनेशन का। आज हम उसी से रिलेटेड लेबर लॉज का जो हमने टेस्ट कंडक्ट किया था, तो लेबर लॉज के जो क्वेश्चंस हैं, जो हमारे एडुकेशियस ऐप पे हमने टेस्ट लिया था और जो काफ़ी बच्चों ने अटेम्प्ट किया, काफ़ी के मार्क्स अच्छे भी आए और बाद में उन्होंने नेसेसरी जो एक्सप्लेनेशन थी वो भी देखी। तो उससे रिलेटेड आज हम इस प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, एडुकेशियस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हम लेबर लॉज का जो टेस्ट है वो डिस्कस करेंगे। तो विल ट्राई, आज इतनी बड़ा नहीं रखेंगे कि 100 क्वेश्चन डिस्कस करें। पार्ट 1 में 20 ऐसे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज लेबर लॉज का 20 क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द एप्लीकेशन फॉर क्लेम्स अराइजिंग आउट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस और अनऑथराइज्ड डिडक्शन बी फाइल्ड बिफोर द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी विदिन हाउ मच टाइम? Within 3 months, within 6 months, within 8 months और within 12 months। तो ये ए ऑप्शन है 3 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ, 12 मंथ। तो करेक्ट आंसर इज 12 मंथ। तो जो नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस और अनऑथराइज्ड डिडक्शन है, ये किस एक्ट के अंदर कवर अप होती हैं? ये पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के अंदर कवर अप होती हैं। आइए देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। एज पर सेक्शन 15 ऑफ द एक्ट, every application shall be presented within 12 months from the date on which the deduction from the wages was made or from the date on which the payment of the wages were due to be made as the case may be। आपको पता होगा जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है वो बेसिकली 2 चीजों को के लिए बनाया गया था। नंबर 1 इज नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस, नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस, जिस केस में हमें पेमेंट नहीं मिलती है, बिल्कुल भी पेमेंट नहीं मिलती है, आपको बिल्कुल सैलरी नहीं मिलती है, तो वो केस आप किस एक्ट के तहत लगा सकते हैं? पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के अंदर। या फिर नंबर 2, अनऑथोराइज्ड डिडक्शन, अनऑथोराइज्ड डिडक्शंस, जो डिडक्शन जो गैर कानूनी कटौतियां हैं, जो गैर कानूनी गैर ऑथराइज्ड कटौतियां हैं, जो कटौतियां कानून के अंदर नहीं दी गई हैं, फाइन्स एंड डिडक्शंस के सेक्शन के अंदर नहीं दी गई हैं, लेकिन आपके एम्प्लॉयर वो आपकी सैलरी में से काट रहा है, तो वो भी पेमेंट ऑफ वेजेस 1936 के अंदर कवर अप होंगी अंडर सेक्शन 15 ऑफ द एक्ट। ठीक है। और ये जो एप्लीकेशन है आपका, किसी भी एम्प्लॉयर ने आपके पैसे गलत तरीके से, गलत प्रभाव से काट लिए हैं, या फिर आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं दिया है, बिल्कुल भी सैलरी नहीं दी आपके काम करने के एवज में, तो आप पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के अंदर जो भी क्लेम अथॉरिटी है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का देखा जाए तो रीजनल लेबर कमिश्नर सेंट्रल जो होते हैं वो क्लेम अथॉरिटी होते हैं, तो वहां पे आप 12 महीने के अंदर अंदर जाके आप क्लेम फाइल कर सकते हैं, अपना केस फाइल कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज 12 मंथ्स। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2, workers who have some complaint with regard to their delayed payment of wages or unauthorized deductions can register their claims before the prescribed authority। ठीक है, हमने डिस्कस किया कि जो भी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है उसके पास 12 महीने तक केस लगा सकते हैं, लेकिन वो केस किसके थ्रू लगाएंगे? क्या वो खुद जाके लगाएंगे, या उनको कोई एडवोकेट हायर करना पड़ेगा, या वो अपनी यूनियन के थ्रू जाएंगे, या कोई इंस्पेक्टर के थ्रू जाएंगे? कैसे जाएंगे? तो ये ऑप्शन ए है, ईदर देमसेल्व्स, वो खुद जा सकते हैं, एनी ऑफिशियल ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, थ्रू अ लीगल प्रैक्टिशनर, लीगल प्रैक्टिशनर के थ्रू जा सकते हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबोव। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबोव। जो क्लेम है, एप्लीकेशन है, जो 12 महीने के अंदर अंदर लगाना है, वो खुद भी लगा सकते हैं, वो किसी एडवोकेट के थ्रू भी लगा सकते हैं, या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ट्रेड यूनियन या ऑफिस बियरर ऑफ ट्रेड यूनियन के थ्रू लगा सकते हैं। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
एज पर द सेक्शन 15 ऑफ द एक्ट, हमने देखा था अनऑथराइज्ड डिडक्शंस और क्लेम एप्लीकेशन सेक्शन 15 के अंदर लगाया गया था, वेयर कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजंस of any act, any deductions made had been from the wages of an employed person or any payment of wages has been delayed, such person himself or through any legal practitioner or through any official of the registered trade union authorized in writing to act on his behalf, or any other inspector under the act or any other person acting with the permission of the authority। मतलब कौन कौन लगा सकता है? वो खुद लगा सकता है, लीगल प्रैक्टिशनर के थ्रू लगा सकता है, कोई ऑफिशियल ट्रेड यूनियन का जो ऑथराइज किया गया है अथॉरिटी के द्वारा वो, या फिर इस एक्ट के अंदर कोई इंस्पेक्टर है वो, या फिर कोई और अन्य व्यक्ति जिसको जो अथॉरिटी है, क्लेम अथॉरिटी है, उसने परमिशन दी है कि आप इसके बिहाफ पे क्लेम एप्लीकेशन लगा सकते हो। तो ये सब है सेक्शन 15 में। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 3. The total amount of deductions in any wage period from the wages of an employed person shall not exceed in cases where such deductions are not wholly or partly made for payment to cooperative societies। कि आपका टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शंस कितनी हो सकती हैं एक वेज पीरियड के अंदर। एक वेज पीरियड यूजुअली मंथ होता है, मंथली वेज पीरियड के अंदर टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितनी हो सकती है ऑफ एन एम्प्लॉयड पर्सन, कितनी तक कटौती तक हो सकती है? 4 यहाँ पे देखने वाली बात है, वेयर सच डिडक्शंस आर नॉट होली और पार्टली मेड फॉर पेमेंट टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। जहां पे वो डिडक्शंस हुई हैं वो पेमेंट टू कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए आर नॉट होली और पार्टली मेड फॉर पेमेंट टू कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए नहीं हुई हैं। तो इसका आंसर आएगा 75%, अदरवाइज और 80%, 50%, 40%। करेक्ट आंसर इज 75%। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शंस which may be made any wage period from the wages of an employed person shall not exist number 1 in cases where such deductions are wholly or partly made for payment to cooperatives, that is 75%, and of such wages, and in all other cases 50%। अगर इसका क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे दीज आर नोट नहीं आएगा ये। अगर जो डिडक्शन है उनमें से कोई भी पेमेंट है वो किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को पे करना है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को किस लिए पे करना है? अगर वो जो एडवांसेस लिए गए थे या फिर जो कुछ है वो कोऑपरेटिव जो एक बनाई होती है, यूनियंस ने बनाई होती है, मजदूरों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई होती है, या फिर किसी और पर्पज से अगर उसकी पेमेंट एम्प्लॉयर को कोऑपरेटिव सोसाइटी को करनी है, तो ये 75% तक ऑफ द वेजेस तक डिडक्शन परमिसिबल है। अदरवाइज इन ऑल अदर केसेस आपकी सैलरी का 50% से ज्यादा एक महीने में वो कटौती नहीं कर सकता एम्प्लॉयर। सो द टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन शैल नॉट एक्सीड इन एनी अदर केस 50% ऑफ सच वेजेस। तो नॉर्मल क्वेश्चन आ जाता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन परमिसिबल इज 50%, और कोऑपरेटिव सोसाइटी का केस रहेगा तो 75%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ फाइन विच मे बी इम्पोज्ड इन एनी वेज पीरियड ऑन एनी एम्प्लॉयड पर्सन एज पर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट शैल नॉट एक्सीड। फाइन जो लगता है, फाइन किस किस वजह से लग सकता है? कई वजह हो सकती है फाइन लगने की, जैसे कि आपको कोई किसी चीज की, किसी फैक्ट्री की संपत्ति की ड्यूटी दे रखी थी, लेकिन आपकी खुद की नेग्लिजेंस की वजह से वो टूट गई। चाहे कोई मशीन थी जिसका ऑपरेशंस की आपकी जिम्मेवारी थी, लेकिन आपकी गलती की वजह से वो उसका नुकसान हो गया, तो आपके ऊपर फाइन लगेगा। तो टोटल अमाउंट ऑफ फाइन जो दिया गया है अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, वो नहीं, एक वेज पीरियड के अंदर 3% ऑफ वेजेस पेएबल टू हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट वेज पीरियड। 3% आपकी वेजेस की सैलरी के 3% से ज्यादा नहीं हो सकता। नंबर ए ऑप्शन इज 1% पेएबल टू हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ वेज पीरियड। Number 2 is 3% of the wages permissible to him in wage period, 5% or 100 rupees. So the correct answer is maximum amount of fine that could be levied on an employed person in any wage period shall not exceed
3% of the wages payable to him in respect of that wage period. ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं. The total amount of fine imposed in any wage period shall not exceed an amount equal to 3% of wages. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. According to the Payment of Wages Act 1936, no fine shall be imposed by an employer on number A person who is under the age of 15 years, B a worker above 15 years of age, C a women worker, और D an unconfirmed employee. तो ये चार ऑप्शन है, इसमें करेक्ट आंसर है a person who is under the age of 15 years. कि अगर कोई एम्प्लॉय आपका वर्कर है वो 15 साल से कम उम्र का है तो उसके ऊपर कोई भी फाइन लगाने का अधिकार नहीं है. अंडर द प्रोविजन ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 कोई एम्प्लॉयर 15 साल से नीचे के वर्कर को, 15 साल से नीचे के बच्चे को फाइन नहीं लगा सकता. इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं. A fine shall not be imposed on any employed person who is under the age of 15 years. Who is under the age of 15 years. No fine shall be imposed on any employment person until he has been given an opportunity of showing cause against the fine. As per the Act, no fine imposed on any person shall be recovered from him by installment or after the expiry of 90 days from the date on which that was imposed. मतलब इसके अंदर हमें तीन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. नंबर एक, 15 साल से कम उम्र के बच्चे को फाइन नहीं लगाया जा सकता एम्प्लॉयर के द्वारा. नंबर दो, अगर किसी भी पर्सन पे फाइन लगाया जा रहा है, मतलब वो ऑब्वियसली 15 साल से ऊपर के ही किसी एम्प्लॉय को फाइन लगाया जाएगा. तो अगर 15 साल से ऊपर के किसी एम्प्लॉय को फाइन लगाया जा रहा है तो वो उसको पहले एक अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ट दी जाएगी, अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ट, दैट इज नेचुरल जस्टिस. हमने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पढ़ा था असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के एग्जाम के अंदर, ये सिलेबस है. तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उसकी सुनी जाएगी, उसको फेयर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि अपना केस प्रेजेंट करे अगेंस्ट द फाइन लीविड अगेंस्ट हिम. और तीसरा इसके अंदर ये है कि जो भी फाइन हुआ है वो इंस्टॉलमेंट के हिसाब से नहीं काटा जाएगा. नंबर वन ये नहीं है कि आपको इंस्टॉलमेंट के अंदर पे कर देना, इतना फाइन लगाया गया है. वो आपने देखा था कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइन इससे पहले वाले क्वेश्चन में कैन बी रिकवर्ड इन अ वेज पीरियड इज 3% ऑफ द वेजेस पेएबल टू हिम. ठीक है, और 90 दिन, जिस दिन फाइन लगा उससे 90 दिन की एक्सपायरी के बाद आप वो फाइन रिकवर नहीं कर सकते. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. Which of the following is not an authorized deduction under the Payment of Wages Act 1936? बेसिकली हमारा हर टेस्ट के अंदर मकसद ये रहेगा कि आपको एक एक्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन एक बार डाल दें, सो दैट उस एक्ट के प्रोविजन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए, आपको बार बार एक्ट पढ़ने की जरूरत ना पड़े, बार बार कंफ्यूज होने की जरूरत ना पड़े. तो इस अभी जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है ये सब पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 से रिलेटेड मिलेंगे, सो दैट जो भी आपका डाउट होगा, क्यूरी होगी, वो सब इस क्वेश्चंस के थ्रू आप क्वेश्चन भी कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी हो रही है और विद एक्सप्लेनेशन आपका एक्ट भी कवर अप हो रहा है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑथराइज्ड डिडक्शन अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट. कौन सी इसके लिए आपके एक क्वेश्चन है. ए है पेमेंट ऑफ ड्यूज ऑफ अ रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्या ये ऑथराइज्ड डिडक्शन मानी जाएगी. बी है फॉर पर्पस ऑफ शेयर्स इन द शेयर मार्केट. C is payment of membership fees of a registered trade union and D is donation to Prime Minister's Relief Fund. तो इसमें देखा जाए तो आप नॉर्मली देखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए डिडक्शंस हो रखी थी, हमने पहले के क्वेश्चन में देखा था, और मैक्सिमम डिडक्शन परमिसेबल वाज 75% ऑफ द वेजेस पेएबल टू हिम इन अ वेज पीरियड. ठीक है, तो ये आंसर इसका नहीं होगा क्योंकि इट इज नॉट एन ऑथराइज्ड डिडक्शन. मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनऑथराइज्ड डिडक्शन. इसमें से कौन सी अनऑथराइज्ड डिडक्शन है. ठीक है, फॉर पर्पस ऑफ शेयर्स इन द शेयर मार्केट. हाँ, शेयर्स, आपकी कंपनी के शेयर खरीदवाने के लिए आप डिडक्शन कर रहे हो या शेयर मार्केट में लगाने की पैसा ले रहे हो, एम्प्लॉय का काट रहे हो, तो वो तो अनऑथराइज्ड डिडक्शन है. ऑटोमेटिकली बाय अब नेचुरली पता चल रहा है कि दिस इज एन फॉर्म ऑफ अनऑथराइज्ड डिडक्शन, क्योंकि आप एम्प्लॉयज की मर्जी के बिना
एम्प्लॉयज अगर पैसा ना लगाना चाहे शेयर मार्केट में तो आप उसकी सैलरी में से पैसे नहीं काट सकते। सो द करेक्ट आंसर इज बी, पेमेंट ऑफ मेंबरशिप फीस रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की ऑटोमेटिकली, अगर कई बार ऑटो डिडक्शन की फैसिलिटी दे देते हैं कि हमारी यूनियन के जो 12 रुपए नॉर्मल नॉमिनल फीस होती है 12 रुपए की, तो वो आप सैलरी के अंदर से काट के दे देना तो ये भी अनऑथराइज डिडक्शन का पार्ट नहीं होगी। और डोनेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड के अंदर भी अगर कोई डोनेशन दे रहे हैं वो भी अनऑथराइज डिडक्शन का पार्ट नहीं होगी। So all the three deduction have been authorized under the Act. Moving on to next question, question number 7. Wages under the Payment of Wages Act 1936 cannot be paid in cash, in kind, by check or by crediting in his account. जो सैलरी है आपकी, जो वेजेस है, वो क्या कैश में दी जा सकती है? जी हाँ, दी जा सकती है। क्या वो काइंड में दी जा सकती है? काइंड मतलब भाई आपको पैसे की जगह ये दे दिया कि हाँ ठीक है आपका इस बदले में ये काम करवा दिया जाएगा। जी नहीं, काइंड के अंदर पेमेंट नहीं होगी, सिर्फ उसी चीज में लिक्विडिटी फॉर्म में ही पेमेंट होगी। चेक के थ्रू दी जा सकती है, चेक के आप या तो कैश दे दीजिए या चेक के थ्रू दे दीजिए, एनईएफटी कर दीजिए, आरटीजीएस कर दीजिए, या फिर बाय क्रेडिटिंग इन हिज बैंक अकाउंट, उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करके भी दे सकते हो। सो इट्स एक्सप्लेनेशन इज वेजेस मीन्स ऑल रिम्यूनरेशन। इसके अंदर क्या है, हमें लेबर लॉज पढ़ते टाइम कुछ ऐसी डेफिनेशन जो कि हर एक्ट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंटली वो पढ़नी है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसके अंदर वेजेस मीन्स ऑल रिम्यूनरेशन, वो सभी रिम्यूनरेशन, वो सभी पेमेंट्स, वेदर बाय वे ऑफ सैलरी, अलाउंसेस और अदरवाइज, किसी भी फॉर्म में, वो सैलरी की फॉर्म में है या फिर अलाउंसेस जो कि भत्ता बोलते हैं हम, भत्ते की फॉर्म में है, ठीक है, जो कि एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी और कैपेबल ऑफ बीइंग सो एक्सप्रेस्ड, which would if the terms of employment express or implied were fulfilled be payable to a person in respect of his employment or work done in such employment। कहने का मतलब ये है कि वो सैलरी, वो वेज या फिर वो भत्ता जिसको हम मनी की फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, रुपया की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसी को हम वेज बोलेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा? Any remuneration payable under any award or settlement between the parties or order of an court। अगर कोई सेटलमेंट हुई है अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, या कोई किसी कोर्ट ने, किसी ट्राइब्यूनल ने आपको अवार्ड किया है, तो उसके अंदर जो भी पेमेंट दी जाएगी वो भी इसका पार्ट रहेगी। Any remuneration to which person employed is entitled in respect of overtime work or holiday or any leave period। अगर आपको ओवरटाइम वर्क किया गया है तो उसकी जो डबल पेमेंट रहेगी वो भी वेजेस का पार्ट होगी। और एनी अदर रिम्यूनरेशन पेएबल अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वेदर कॉल्ड अ बोनस और बाय एनी अदर नेम। अगर आपको टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में बोनस का प्रावधान है, बोनस की कंडीशन है और आपको वो दिया जा रहा है, वो भी वेजेस का पार्ट रहेगी। ठीक है, और एनी अदर सम by which the reason of termination of employment of the person is payable under any law, contract, instrument which provide for payment of sum whether with or without deduction but does not provide for the time within which the payment is made। ठीक है, या फिर कोई ऐसा सम अगर आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है या सेपरेशन फ्रॉम एस्टेब्लिशमेंट हो जाती है और आपका कोई सम पेएबल है, कोई अमाउंट पेएबल है, वो भी वेजेस का पार्ट होगी। और वो ना मिलने पर हम पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के तहत सेक्शन 15 में क्लेम अथॉरिटी के पास अपना क्लेम दाखिल कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 द एस्टेब्लिशमेंट वेयर 1000 और मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड wages must be paid before the expiry of A, 10th day from the completion of wage period, B, 9th day from the completion of wage period, C, 8th day from completion of period and D is 7th day। यूजुअली आपने देखा होगा कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में 7 दिन के अंदर अंदर पिछले महीने की बकाया सैलरी आपको देनी होती है बाय द 7th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, फॉर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द वेज पीरियड। ठीक है, लेकिन अगर आपकी एस्टेब्लिशमेंट में 1000 या 1000 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं तो ये 7 की जगह 10 तारीख तक दी जा सकती है। सो इट इज 10th डे फ्रॉम द
कंप्लीशन ऑफ वेज पीरियड। करेक्ट आंसर इज ए। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। वेजेस शैल बी पेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 7th डे, ठीक है, एंड 10th डे इफ द पर्सन इज एम्प्लॉयड इन एन एस्टेब्लिशमेंट वेयर देयर आर लेस देन 1000 पर्सन और मोर देन 1000 पर्सन आर एम्प्लॉयड रिस्पेक्टिवली। मतलब अगर 1000 से कम लोग आपकी एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं तो 7 तारीख तक आपकी पेमेंट आएगी पिछले महीने की, और अगर 1000 या 1000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो ये पीरियड, ये 10 तारीख तक आपकी पेमेंट का प्रावधान है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 वाज पास्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नंबर 1 फेयर वेज कमिटी, नंबर 2 द रेट कमिटी, नंबर 3 द रॉयल कमीशन ऑन लेबर एंड नंबर 4 द नेशनल कमीशन ऑन लेबर। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा रॉयल कमीशन ऑन लेबर। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, रॉयल कमीशन ऑन लेबर। इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं हम, सॉल्यूशन में जाके इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन 1926 Government of India wrote to the local governments to ascertain the position with regard to the delays which occurred in the payment of wages to the person employed in an industry। 1926 ने भारत सरकार ने लोकल गवर्नमेंट को लिखा था कि आपके यहाँ पे क्या पोजीशन है, क्या कानून है, कैसा चलता है, जो लोगों की डिले पेमेंट हो रही है इंडस्ट्रीज में उससे रिलेटेड क्या प्रावधान है। मटेरियल सो कलेक्टेड वाज प्लेस्ड बिफोर द रॉयल कमीशन ऑन लेबर। जो भी आंसर्स आए थे लोकल गवर्नमेंट के उन सबको रॉयल कमीशन ऑन लेबर के आगे प्रेजेंट किया गया, विच वाज अपॉइंटेड इन 1929। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ भी चुका है कि व्हेन वाज रॉयल कमीशन ऑन लेबर वाज अपॉइंटेड इन इंडिया। तो ये आंसर रहेगा 1929, या फिर 1929 में पूछ लेंगे कि कौन सा कमीशन लागू हुआ था, तो रॉयल कमीशन ऑन लेबर। On the report of the commission, Government of India re-examined the subject, दोबारा एग्जामिन किया, and in February 1933, the payment of wages bill 1933 was introduced in the Legislative Assembly and circulated for purpose of eliciting the opinion. A motion for the reference of the bill to a select committee was tabled, but the motion could not be passed and the bill lapsed. In 1935, the payment of wages bill based on the same principle as earlier bill of 1933 but thoroughly revised was introduced in the Legislative Assembly on 15th February 1935. Bill was again referred to the select committee and the select committee presented its report on 2nd September 1935. Incorporating the recommendation of the select committee, the payment of wages bill 1935 was again introduced in the Legislative Assembly and it became an act in 1936, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936। अब कहने का मतलब है 1926 में हमने देखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोकल गवर्नमेंट से ओपिनियन मांगे थे, उनके ओपिनियन को रॉयल कमीशन ऑफ लेबर के पास रखा गया। रॉयल कमीशन ऑफ लेबर ने अपनी रिकमेंडेशन देके बोला कि इस सब्जेक्ट को री एग्जामिन करने के लिए बोला। 1933 के अंदर पेमेंट ऑफ वेजेस बिल 1933 इंट्रोड्यूस किया गया, ओपिनियन के लिए सर्कुलेट किया गया, सेलेक्ट कमेटी बनाई गई, बट ये बिल लैप्स हो गया। तो 1935 में 15 फरवरी को दोबारा ये बिल विद सेम प्रोविजंस बट विद मॉडिफाइड वर्जन, ठीक है, और इंट्रोड्यूस थोरोली रिवाइज करके दोबारा इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि दोबारा सेलेक्ट कमेटी के पास गया और ये बिल एक्ट पास बन गया 1936 में। ये हिस्ट्री थी पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 कैसे बना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नो वेज पीरियड फिक्स्ड अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट शैल एक्सीड। जो भी वेज पीरियड है कि आप इतने दिन वेज का क्या पीरियड रहेगा, सैलरी का क्या पीरियड रहेगा, 10 डेज, 7 डेज, 1 मंथ, नन ऑफ द बिलो। तो 7 डेज भी हो सकता है, 10 दिन भी हो सकता है, 15 दिन भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है, लेकिन 1 महीने से ज्यादा वेज पीरियड नहीं हो सकता दोस्तों। करेक्ट आंसर इज 1 मंथ। सी इज द करेक्ट आंसर। This act applies to an employed person whose wage does not exceed 24,000 rupees per month and a wage period shall not exceed 1 month। मतलब ये एक्ट की एप्लीकेबिलिटी बताई गई है कि ये एक्ट एप्लीकेबल रहेगा जिनकी 24,000 रुपए तक की सैलरी है, और नंबर 2
इनका जो पीरियड है, सैलरी का पीरियड है, वेतन का समय सीमा है, वो 1 महीना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 डज नॉट अप्लाई टू वर्कर हुज वेजेस एक्सीड ₹400 per month, ₹800 per month, ₹1600 per month एंड ₹24,000 per month। तो ये शुरू में जब लागू किया गया था तब ये लिमिट 1600 रुपए थी, जो कि अब बढ़ा के 24,000 रुपए कर दी गई है। सो करेक्ट आंसर इज डी, 24,000 पर मंथ। ठीक है, तो दिस एक्ट अप्लाइज टू एम्प्लॉयड पर्सन हुज वेज डज नॉट एक्सीड 24,000 रुपीज पर मंथ। अर्लियर दिस वेज सीलिंग लिमिट वाज ₹1600। पहले ये 1600 पर मंथ की थी लिमिट, लेकिन जो अब बढ़ा के करेंटली इसकी वेज सीलिंग लिमिट इज 24,000। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट टू रिमेंबर फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ वेजेस गिवन अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। हमने वेजेस की डेफिनेशन देखी थी, कई चीजें इसके अंदर इंक्लूड थी। बेसिक वेज आपने देखा होगा, हमने जो डिसाइड किया था बेसिक वेज उसके अंदर इंक्लूड थी। जी हाँ थी। अलाउंसेस इंक्लूड थे, सो डियरनेस अलाउंस भी इंक्लूड था। तो क्योंकि उसके अंदर लिखा गया था रिन्यूमरेशन बाय वे ऑफ सैलरी और अलाउंसेस और अदरवाइज, किस नाम से जाने थे। इंसेंटिव, बोनस और इंसेंटिव इंक्लूड था। सी पॉइंट में हमने देखा था। तो ये तीनों चीजें इंक्लूड है। ग्रेट्युटी का वहां पे जिक्र नहीं था, तो ग्रेट्युटी वाज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ वेजेस। तो द करेक्ट आंसर इज ग्रेट्युटी, क्योंकि यहाँ पे पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ वेज। ठीक है, तो ये दोबारा हम अगर देखना चाहें तो ये वेजेस की डेफिनेशन दोबारा दी गई है। वेजेस के अंदर क्या क्या है? ऑल रिम्यूनरेशन बाय वे ऑफ सैलरी, अलाउंसेस अदरवाइज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी कैपेबल ऑफ बीइंग सो एक्सप्रेस्ड, इंक्लूड्स एनी रिम्यूनरेशन पेमेंट अंडर अपार्ट सेटलमेंट और इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवरटाइम वर्क, हॉलिडे, लीव पीरियड, payable under the terms of employment, whether called incentive or bonus by whatever name। ठीक है, अदरवाइज बाय टर्मिनेशन एम्प्लॉयमेंट का सम है अगर वो भी इंक्लूड है, और एनी अदर सम टू विच द पर्सन एम्प्लॉयड इज एंटाइटल्ड अंडर एनी स्कीम मेड अंडर दिस लॉ और एनी अदर लॉ फॉर द बिग टाइम बीइंग इन फोर्स, बट डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं था? any bonus which does not form part of the remuneration payable under the terms of employment or which is not payable under any award or settlement। वो बोनस जो कि टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर, कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिस कंडीशन पे, जिस कॉन्ट्रैक्ट पे आपकी एम्प्लॉयमेंट हुई है, अगर बोनस उसका पार्ट नहीं है तो वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। HRA इंक्लूड नहीं किया जाए। वैल्यू ऑफ एनी हाउस अकोमोडेशन, अगर आपको कोई हाउस अकोमोडेशन देते हैं उसकी वैल्यू है, वो भी वेजेस का पार्ट नहीं होगी। और एनी अदर कंट्रीब्यूशन पेड बाय द एम्प्लॉयर टुवर्ड्स एनी पेंशन और प्रोविडेंट फंड में अगर आपकी पैसे मिल रहे हैं वो भी पार्ट नहीं होगा। ट्रैवलिंग अलाउंस भी इसका पार्ट नहीं होगा। ठीक है, एनी अदर स्पेशल एक्सपेंसेस भी नहीं होंगे, और एनी ग्रेट्युटी सम पेबल ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो भी वेजेस का पार्ट नहीं होगा। तो ये हमने वेज की डेफिनेशन अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट अच्छे से क्लियर कर रही है कि क्या पार्ट रहेंगे, क्या एक्सक्लूजन रहेंगे। तो ग्रेट्युटी एक्सक्लूजन रहेगा। करेक्ट आंसर इज ग्रेट्युटी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972 इज एप्लीकेबल। अभी तक 12 क्वेश्चन हमने किए, वो सारे क्वेश्चन रिलेटेड थे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 की तरफ, जो कि हमने डिफरेंट एस्पेक्ट से किए। वेज की डेफिनेशन सारी, ओवरऑल जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है वो हमने कवर अप कर लिए। आप एक्ट के अंदर भी देखेंगे तो यही मेजर पॉइंट है, इन्हीं में से क्वेश्चन फ्रेम अप होते हैं। चलते हैं अगले एक्ट की तरफ, पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972 इज नॉट एप्लीकेबल। कहाँ एप्लीकेबल नहीं है? फैक्ट्री माइंस में, फैक्ट्री माइंस में एप्लीकेबिलिटी है। ठीक है, प्लांटेशन एंड पोर्ट रेलवे कंपनी यूजुअली है। शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट में जी हाँ है। एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर के अंदर पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी का प्रावधान नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज एग्रीकल्चर, डी। आइए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। इसकी जो पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972 की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे, जैसे ही आप डेफिनेशन जो एक्ट देखेंगे उसके अंदर उसका ऑब्जेक्टिव जो देखेंगे, ऑब्जेक्टिव में ही क्लियर कर रखा है। इट इज एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर अ स्कीम फॉर द पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी टू एम्प्लॉइज एंगेज्ड इन फैक्ट्रीज, माइंस
oil fields, plantations, ports, railway companies, shops and other establishment, and for matters connected therewith or incidental thereto. ये एक्ट आप पढ़ेंगे, पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972. इसकी जो पहली ही लाइन है, वाई दिस एक्ट इज बीइंग फ्रेम्ड, तो पहली लाइन है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट है, वो ये है, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर दिस थिंग. और उसके अंदर आप देखेंगे तो फैक्ट्री माइंस भी कवर अप है, प्लांटेशन वर्ड भी है, पोर्ट भी है, रेलवे कंपनी, शॉप, लेकिन एग्रीकल्चर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है. तो करेक्ट आंसर होगा एग्रीकल्चर. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. A shop has employed 8 persons during the last 3 years. 8 लोगों को एम्प्लॉय कर रखा है किसी दुकान ने. Will its employee get benefits according to the Payment of Gratuity Act 1972? क्या पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972 के प्रावधानों के अंदर वो कवर अप होंगे, वो 8 एम्प्लॉय? तो इसके अंदर बी एंटाइटल्ड टू ग्रेट्युटी, second is not entitled to gratuity, third is the act will not apply here, and fourth is none of the above. तो इनमें से क्या रहेगा? सी करेक्ट आंसर रहेगा कि वहां पे एक्ट एप्लीकेबल नहीं रहेगा, क्योंकि इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी पे लिए मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ एम्प्लॉइज इज मिनिमम 10 और मोर एम्प्लॉइज वहां पे एम्प्लॉयड होने चाहिए, तभी वो इस्टेब्लिशमेंट, तभी वो दुकान, तभी वो फैक्ट्री इसके पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972 के एम्बिट के अंदर आएगी. ठीक है, आइए देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन. द एक्ट में बी कॉल्ड पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972. इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, प्रोवाइडेड दैट इन सो फार एज इट रिलेट्स टू प्लांटेशन एंड पोर्ट, इट शैल नॉट एक्सटेंड टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. इस लाइन से हमें दो चीजें पता चलती हैं, ये पूरे इंडिया के लिए है, लेकिन प्लांटेशन और पोर्ट के केस में ये जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं है. तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972 फॉर विच एस्टेब्लिशमेंट इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इट इज पोर्ट एंड प्लांटेशन, एंड इट शैल अप्लाई टू एवरी फैक्ट्री, माइन, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट, रेलवे कंपनी, एवरी शॉप और एस्टेब्लिशमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स in which 10 or more persons are employed or were employed on any day of the preceding 12 month. मतलब मैंडेटरी कंडीशन है कि पिछले 12 महीने के अंदर अंदर या फिर आज की डेट में 12 महीने से लेकर आज तक किसी भी एक दिन 10 या 10 से अधिक वर्कर वहां पे कार्यरत होने चाहिए. किसी एक दिन भी, अगर वो एक दिन भी 10 या 10 से ज्यादा कार्यरत रहेंगे तो वो इस एस्टेब्लिशमेंट इसके एम्बिट में अदर आ जाएगी, अदरवाइज वो इसके एम्बिट से बाहर रहेगी. उसके एम्प्लॉइज पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेंगे, एंटाइटलमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेंगे. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. देयर आर 10% एम्प्लॉयड इन अ शॉप एंड द पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972 बिकम्स एप्लीकेबल. ठीक है, देयर आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ एक्ट 3 employees have left the shop. In such a situation, which of the following will be applicable? Number A, this act will continue to be applicable there. Number B, as soon as the number of employees go below 10, the act will cease to apply. Number C, the act is silent about this type of situation. And number D is none of the above. तो इन चारों में से करेक्ट आंसर विल बी दिस एक्ट विल कंटिन्यू टू बी एप्लीकेबल देयर. क्वेश्चन क्या था कि लास्ट एक इस्टेब्लिशमेंट में 10 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो वहां पे एप्लीकेबिलिटी होगी, लेकिन 3 एम्प्लॉइज उसमें से काम छोड़ देते हैं, मतलब इफेक्टिवली 7 लोग वहां पे काम कर रहे हैं. तो क्या वहां पे एप्लीकेबल रहेगा ये एक्ट? जी हाँ, ये एक्ट एप्लीकेबल रहेगा. क्यों? क्योंकि एक बार ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है, फिर चाहे 10 से कम एम्प्लॉइज भी रहें तो भी इसकी एप्लीकेबिलिटी बरकरार रहती है. जैसे कि पीएफ एक्ट है, अगर पीएफ एक्ट एक बार आपका एप्लीकेबल हो जाता है तो भी उसकी एप्लीकेबिलिटी बरकरार रहती है. इसका आंसर देख लेते हैं. अंडर द सेक्शन 13A ऑफ द एक्ट, a shop or establishment to which this act has become applicable shall continue to be governed by this act, notwithstanding that the number of persons employed therein at any time after it has become it has fall below 10. कि एक बार 10 से कम भी आ जाते हैं, एक बार एप्लीकेबिलिटी हो भी जाती है
तो भी ये एप्लीकेबल रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्रेट्युटी शैल बी पेएबल टू एन एम्प्लॉई ऑन द टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट इफ ही हैज रेंडर्ड कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ नॉट लेस देन 1 year, 2 year, 3 year, 5 year। द करेक्ट आंसर इज 5 year। अभी जो नए कोड्स हैं उसके अंदर चेंज करके इसको 1 year कर दिया गया है, जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है। ठीक है, जब भी ये कोड एप्लीकेबल हो जाएंगे तो ये इसकी प्रोविजन चेंज हो जाएंगे ग्रेट्युटी के। ठीक है, तो अभी के लिए 5 साल की समय सीमा है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। एज पर द सेक्शन 4 ऑफ द पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट, ग्रेट्युटी शैल बी पेएबल टू एन एम्प्लॉय on the termination of his employment after he has rendered continued service for not less than 5 years। तो मिनिमम आपको ग्रेट्युटी की एप्लीकेबिलिटी के लिए उस एस्टेब्लिशमेंट में 5 साल काम करना होता है। अगर आप 5 साल काम कर चुके होते हैं तो आप ग्रेट्युटी के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। कब, किस कंडीशन में? ऑन हिज सुपरएनुएशन। अगर आपकी उम्र जो है सुपरएनुएशन की होगी, ये सुपरएनुएशन की वो उम्र होती है जो आपकी कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट या टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर मेंशन होती है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में 60 साल की उम्र है, उसके बाद आप रिटायर हो जाते हो। दैट एज इज कॉल्ड सुपरएनुएटेड। सुपरएनुएटेड इज दैट एज व्हिच हैज बीन मेंशन्ड इन योर कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आफ्टर व्हिच एज, आफ्टर अटेनिंग दैट एज यू विल हैव टू वेकेट योर ऑफिस। So that age is known as superannuation age। On your retirement और रेजिग्नेशन दे देते हो या रिटायर हो जाते हो, डेथ हो जाती है, डिसेबलमेंट हो जाती है ड्यू टू सम एक्सीडेंट और डिजीज, तो इन सब केस में आप ग्रेट्युटी के लिए एप्लीकेबल रहते हो। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन ये है कि अगर डेथ और डिसेबलमेंट की वजह से अगर आप की ये डेथ हो गई है या परमानेंट डिसेबलमेंट हो गई है, तो ये 5 साल की जो कंडीशन है 5 साल की, वो जरूरी नहीं है। अगर 5 साल से कम भी है तो भी आप ग्रेट्युटी के लिए एलिजिबल हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972, कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ 5 years shall not be necessary if the termination of employment is due to death and disablement। हमने ऑलरेडी कर लिया, ओल्ड एज, कंटीजियस डिजीज और मिसकंडक्ट। तो करेक्ट आंसर इज डेथ और डिसेबलमेंट। सेम एक्सप्लेनेशन रहेगी। Question number 18, the payment of gratuity act 1972 says the gratuity in a perennial establishment will be paid at the rate of 1 month wages for every completed year of service, 10 days wages for every completed year of service, 15 days wages for every completed year of service, and D is 3 month wages for every completed year of service। तो आप पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972 पढ़ेंगे तो इसका करेक्ट आंसर है 15 days wages of फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। लेमन लैंग्वेज में समझा देता हूं, अगर आपने 10 साल किसी एस्टेब्लिशमेंट में काम किया है तो 10 साल मतलब आप 5 साल से ज्यादा काम किया है तो आप ग्रेट्युटी के लिए एप्लीकेबल हो चुके हैं। तो हर कंप्लीटेड ईयर के बदले आपको जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है उसकी 15 दिन की सैलरी दी जाएगी हर कंप्लीटेड ईयर के लिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 10 साल काम किया है तो आपको अराउंड 5 महीने की जो आखिरी सैलरी थी, आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी थी, उसके हिसाब से 5 महीने की सैलरी आपको दी जाएगी। ठीक है, 5 महीने की का मतलब क्यों है? 15 दिन की आपको एक कंप्लीटेड ईयर के लिए दी जाएगी। ठीक है, 2 कंप्लीटेड ईयर के लिए आपको 30 दिन की सैलरी मिलेगी, 3 के लिए आपको 45 दिन की मिलेगी, 4 के लिए आपको 60 दिन की मिलेगी। सिमिलरली आप 10 वो करेंगे तो आपको 150 दिन की सैलरी एक्स्ट्रा मिलेगी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 months, द एम्प्लॉयर शैल पे द ग्रेट्युटी टू एन एम्प्लॉय एट द रेट ऑफ 15 days wages बेस्ड ऑन द रेट ऑफ वेजेस लास्ट ड्रॉन बाय द एम्प्लॉय। 2-3 चीजें इसमें, एक तो जो सैलरी मिलेगी उसका क्या रेट रहेगा, जो आपकी आखिरी सैलरी थी, लास्ट ड्रॉन वेजेस थी। ठीक है, या फिर एक चीज और देख लेते हैं, आपने 7 साल 8 महीने काम किया, 7 years 8 months, तो आपको 8 साल कंसिडर होंगे for every completed year of service और part thereof in excess of 6 months। तो अगर 6 महीने से ज्यादा है तो 8 साल, अगर 7 साल और 4 महीने काम किया है तो वो 7 साल ही कंसिडर होंगे। आपको एवरी कंप्लीटेड ईयर 7 year ऑफ कंप्लीटेड ईयर की ग्रेट्युटी मिलेगी। नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन पे चलते हैं। Question number 19. The minimum amount of gratuity prescribed under the Payment of Gratuity Act 1972 is, ठीक है, ₹10,000, ₹25,000. No minimum amount of gratuity has been fixed under the Act, ₹15,000। तो
ये हम देख सकते हैं, अगर आप एक्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैक्सिमम सीलिंग लगाई जाती है और करंट की मैक्सिमम सीलिंग 20 लाख रुपीस है, जो पहले 10 लाख थी बढ़ा के 20 लाख कर दी गई। ठीक है, तो नो मिनिमम अमाउंट ऑफ ग्रेट्युटी हैज बीन फिक्स्ड अंडर दिस एक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेट्युटी फिक्स्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट इज 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इज 20 लाख। अभी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, which of the following is true in context of payment of gratuity act 1972? The employer cannot reduce or withhold the gratuity of employee. The employer can withhold or reduce the gratuity of an employee in case where his services have been terminated for righteous act or an act of violence. Number C is the employer can refuse to pay the gratuity if the undertaking is running in losses, and the employer can refuse to pay the gratuity if the worker is a member of ट्रेड यूनियन। तो ये चार ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर होगा बी, कि अगर वो एम्प्लॉय किसी भी राइटियस दंगेबाजी में या फिर कोई वायलेंट एक्ट के अंदर संलिप्त पाया जाता है या फिर टर्मिनेट कर दिया जाता है तो उसको ग्रेट्युटी नहीं मिलेगी। बाकी सभी केस के अंदर ग्रेट्युटी का प्रावधान है। ठीक है, वैसे रिड्यूस भी नहीं कर सकता एम्प्लॉय अपनी मर्जी से, अपने डिस्क्रिप्शन से। ये भी नहीं कह सकता कि मेरी एस्टेब्लिशमेंट लॉस में चल रही है तो मैं ग्रेट्युटी नहीं दूंगा या काट के दूंगा, या ये भी नहीं कह सकता कि आप एक मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन हो तो मैं आपको ग्रेट्युटी नहीं दूंगा। सिर्फ एक केस के अंदर वो ग्रेट्युटी के लिए मना कर सकता है कि अगर आप किसी दंगेबाजी के अंदर या फिर एक्ट ऑफ वायलेंस में संलिप्त पाए जाते हैं। ठीक है, इन सीजनल फैक्ट्रीज ग्रेट्युटी विल बी पेड एट द रेट ऑफ, हमने पेरिनियल का देखा था 15 डेज वेजेस फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पे सीजनल नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर है तो उसके अंदर 15 डेज वेजेस फॉर ईच सीजन, 7 डेज वेजेस फॉर ईच सीजन, 10 डेज वेजेस फॉर ईच सीजन और 1 मंथ वेजेस फॉर ईच सीजन। तो सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट सेज दैट एन एम्प्लॉय हु इज एम्प्लॉयड इन एन सीजनल एम्प्लॉयमेंट, द एम्प्लॉयर शैल पे द ग्रेट्युटी एट द रेट ऑफ 7 डेज वेजेस फॉर ईच सीजन। तो 7 दिन के हिसाब से ही मिलेगी। सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। According to Payment of Gratuity Act 1972, an employee who has no family can declare his nominee after completion of 1 year of service. Number 1, any person. Number 2, his friend. Number 2, his immediate neighbor. And number 4 is his boss. तो वो किसको, अगर किसी के पास फैमिली नहीं है, किसी एम्प्लॉय के पास फैमिली नहीं है, तो वो किसी को भी बना सकता है। 1 साल कंप्लीट होने के बाद अपना नॉमिनी किसी को भी डिक्लेयर कर सकता है। लेकिन अगर आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ नॉमिनी, अगर वो इन द ड्यू कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट अगर वो फैमिली एक्वायर कर लेता है बाय एनी मींस, लाइक बाय मैरिंग समवन, और उसकी फैमिली आ जाती है, तो जो पहले नॉमिनेशन हुआ था दैट विल बी नल एंड वॉइड, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, वो उसका प्रावधान नहीं रहेगा और उसको फ्रेश नॉमिनेशन करने पड़ेगा। जो भी फैमिली मेंबर है सिर्फ उन्हीं के नाम पे। अगर आपके पास फैमिली है तो आप थर्ड पर्सन के नाम पे नॉमिनेशन फॉर द पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू द पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972, हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी डिक्लेयर्ड एज अ नॉमिनी बाय एन एम्प्लॉय आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ सर्विस? वाइफ और वाइफ, सन और सन्स, डॉटर और डॉटर्स। किसको, वाइफ को, सन को, डॉटर को, डॉटर्स को, किस को कर सकता है, या ऑल ऑफ द अबव? वो सभी को कर सकता है जो जहां भी उसकी मर्जी हो, बट बशर्ते वो फैमिली मेंबर होना चाहिए, अगर उसकी फैमिली एग्जिस्ट करती है तो। सेक्शन 6 ऑफ द पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट क्या कहता है? ईच एम्प्लॉई हु हैज कंप्लीटेड 1 ईयर ऑफ सर्विस shall make within such time in such form nomination for the purpose of payment of gratuity करेगा। ठीक है, he has the power, he has the discretion to distribute the amount of gratuity payable to him among more than one nominee। वो एक से या एक से ज्यादा नॉमिनी भी बना सकता है और उसके अंदर ये बता सकता है 25% मेरी वाइफ का रहेगा, 20% बिटिया का रहेगा, 10% बेटे का या 20% बेटे का। तो एक या एक से ज्यादा के बीच में भी अपनी ग्रेट्युटी अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। ठीक है, अगर जो एम्प्लॉय के जिस टाइम पे नॉमिनेशन हो रहा है उस टाइम पे उसके पास कोई फैमिली मेंबर नहीं है, उसके पास फैमिली नहीं है, तो वो किसी भी अन्य व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकता है। लेकिन इफ आफ्टर दैट
नॉमिनेशन अगर वो एक्वायर कर लेता है फैमिली, तो वो जो नॉमिनेशन हुआ है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा और उसको फ्रेश नॉमिनेशन करना पड़ेगा इन फेवर ऑफ वन और मोर फैमिली मेंबर्स। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन देखे थे, 2 एक्ट के कवर अप कर लिए हैं, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 और पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972। जो इस ये 24 क्वेश्चन हो गए हैं। बेसिकली दिस टेस्ट वाज ऑफ 100 क्वेश्चन। ठीक है, तो बाकी जो क्वेश्चन है, रिमेनिंग क्वेश्चन हम वो पार्ट 2 ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन में करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई सजेशन देना हो, अगर आप क्यूरीज हो, ये जो क्वेश्चन समझाए उनसे रिलेटेड कोई कमेंट हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में अंदर हमारे से पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, द बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर क्लियरिंग द यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एग्जाम, आप हमारा गूगल प्ले स्टोर से एडुकेशियस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू मे रजिस्टर फॉर UPSC EPFO test series, the India's first live video test series, which I am explaining to you by the way of explanation as well as section provided in the act. Our motive is to make ensure that maximum selection comes from viewers of our channel only. Jai Hind, Jai Bharat.